अब हमारे पास इसके अंदर थ्रो कीवर्ड देखो। अब थ्रो कीवर्ड का काम क्या है? क्रिएट या जनरेट यूजर डिफाइन एक्सेप्शन कह लो या एरर क्लास कह लो। क्लियर? क्लियर? वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट कई बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर बन रहा होता है तो हम रिकमेंड कर देते हैं अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए, कैसे भी कह लो। क्लियर? अगर आपको अपनी सिस्टम में या अपनी एप्लीकेशन के लिए यूजर डिफाइन एरर अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आप किसी भी टाइप का कोई भी लॉजिक सोच लो। क्लियर? भाई यूजर डिफाइन का मतलब क्या है? जो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आउटपुट आ रहा है उसको सिर्फ किसके थ्रू डिस्प्ले कराना है? एक्सेप्शन के थ्रू। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? चले आगे। ठीक है, यानी कि सिंपल आप कोई भी प्रोग्राम बना लो अपना बेसिक, जैसा आपको समझ आ रहा है कि हाँ मुझे ये काम करना है तो ये मैसेज बना लो। बस यूजर डिफाइन का मतलब क्या है? यूजर डिफाइन एरर का मतलब ये है कि जितने भी कंसोल डॉट राइट लाइन में मैसेज डिस्प्ले होते हैं, अगर उनको मैं एक्सेप्शन क्लास में स्टोर करा दूं तो वो क्या हो गया? यूजर डिफाइन एरर या यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास। क्लियर है यहां तक? चाहे उसके लिए आप पैरामीटराइज मेथड बनाओ, नॉन पैरामीटराइज मेथड बनाओ, रिक्वायरमेंट हमारी है। क्लियर है यहां तक? क्लियर? चलिए आगे। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे क्या बनाए, पैरामीटराइज मेथड ही बना देते हैं। देखो यहाँ दे दिया, वैल्यू चेक कर लेता हूँ चलो खाली। हमने दे दिया यहाँ पे पैरामीटराइज मेथड वॉइड चेक नाम से, इसमें डाल दिया इंट नम। यहाँ चेक कर रहा हूँ कि वैल्यू ग्रेटर देन है या लेस देन। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इफ चेक इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो कंडीशन ट्रू। ग्रेटर देन 10, नहीं तो एल्स लेस देन 10। क्लियर? अब ये सही है, ये तो आउटपुट आ गया। अब एल्स मेरा फॉर एग्जांपल एल्स में गलत आ रहा है मेरे पास, तो मुझे क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है रो कीवर्ड के अंदर। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो अपना पहले बेसिक प्रोग्राम बना लो, कुछ भी जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, बस उसको कन्वर्ट करना है यूजर डिफाइन क्लास के अंदर। क्लियर? हमने क्या किया, यहाँ पे गए, इस मेथड को कॉल करा, तो मेथड को कॉल करने के लिए प्रोग्राम यस ओबीजे डॉट चेक, इसमें वैल्यू पास करी 10 10 क्लियर? और इसमें लगा दिया हमने साथ में ट्राई ब्लॉक। इतना क्लियर है? प्रोग्राम को रन करता हूँ, 10 दिया है हमने, ग्रेटर देन, अगर वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पे 8 तो लेस देन। इतना क्लियर? बस अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर वैल्यू मेरी लेस देन पे आती है तो ये एरर कौन डिस्प्ले करे? एक्सेप्शन क्लास, और कुछ नहीं। अगर एक्सेप्शन क्लास ने ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया तो इसका मतलब हमारा एरर काम कर रहा है। क्लियर है यहां तक? तो ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन और ब्रेक पॉइंट लगाते हैं।
बट अभी के लिए मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊं तो क्लास तो पेरेंट आ रही है, और यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है, तो वैसे ही इसके अंदर डाटा स्टोर नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जो भी प्रोग्राम था आपने प्रोग्राम बना के अपना रख लिया, बस अपने इस प्रोग्राम को किससे इनहेरिट कर दो? एक्सेप्शन क्लास से। क्लियर है यहाँ तक? और कुछ नहीं करना। एक सेपरेट क्लास बनाओ, तो क्या रखे क्लास का नाम? एरर क्लास। क्लियर है यहाँ तक? अब एरर क्लास के अंदर किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है? ना क्लियर? कह रहा है इस क्लास के अंदर एक ऐसे टाइप का मेथड बनाओ कि जैसे ही मैं वैल्यू पास करूं वो ऑटोमेटिक कॉल अपने आप हो जाए। तो ऐसा कोई मेथड है? स्टैटिक तो अपने आप ही कॉल हो जाएगा, और स्टैटिक में वैल्यू डालने देगा तुम्हें? नहीं ना। तो यानी कि हम यहाँ पे बनाते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कि भाई जैसे ही मैं अपने, वो डिपेंड तो इसके ऊपर है, तो जैसे ही मैं यहाँ से वैल्यू पास करूं उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल अपने आप हो जाए। क्लियर यहाँ तक? तो हमने क्या किया, यहाँ दिया और इसमें डाल दिया स्ट्रिंग मैसेज। क्लियर? और इस मैसेज को भाई किसके थ्रू ये मैसेज डिस्प्ले हो? ex डॉट मैसेज के थ्रू डिस्प्ले हो। तो ex डॉट मैसेज मेरा कहां पे बना हुआ रखा है? एक्सेप्शन क्लास में। तो क्या कर, अपनी एक्सेप्शन क्लास के अंदर जाओ, बेस कीवर्ड को कॉल कर और उसकी प्रॉपर्टी को हिट कर। समझ आ गया यहां तक? इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो ये बन के रेडी हो गई आपकी यूजर डिफाइन क्लास, और कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर? प्रोग्राम को एक बार फिर एग्जीक्यूट करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा देता हूं इसके पास भी, इस मेथड पे भी ब्रेक पॉइंट लगा दिया और यहां पर भी ब्रेक पॉइंट लगा दिया, और इस कैच पे भी। क्लियर? F5 प्रेस करते हैं, वैल्यू पास हुई, F10 से चलाया, फंक्शन में गया, एल्स कॉल हुआ, यानी कि हमारे पास एक्सेप्शन क्लास के पास तो ये गया ही नहीं। क्लियर है यहां तक? अब एक्सेप्शन क्लास के पास जाने के लिए हमें कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, थ्रो कीवर्ड। क्लियर है यहां तक? हमें कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा थ्रो। अब इस प्रोग्राम के अंदर जिस भी मैसेज को आप उस कीवर्ड के साथ अटैच करना चाहते हो, क्लियर है यहां तक? तो कॉल थ्रो कीवर्ड। लॉजिक पे मत डालना, थ्रो कीवर्ड के अंदर सिर्फ डिस्प्ले मैसेज, फिर लॉजिक को होल्ड करा दो, लॉजिक होल्ड नहीं होगा। अब जैसे मान लो इसको स्टोर करना है मुझे इसके अंदर, तो इसके आगे जाओ, थ्रो एक कीवर्ड डालना, स्पेस न्यू। न्यू का काम क्या होता है? मेमोरी एलोकेट करना क्लास को, और हमें न्यू मेमोरी किस क्लास की देनी है? एरर क्लास। बस इसको यहां से हटा। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है या कुछ पूछना है पहले ये बताओ? क्लियर? अब इतना करने के बाद इसे एक बार रन करते हैं, देखो F10 प्रेस करता हूँ, आ गया <10, एरर कॉल हुआ, इस एक्सेप्शन। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? यानी कि यूजर डिफाइन एरर बनाने के लिए अलग से कोई लॉजिक नहीं है, सिंपली अपनी क्लास को बना के रखो, एक्सेप्शन से इनहेरिट करो, और जिस भी क्लास के अंदर आप मुझे कॉल करना चाहते हो, सिंपल थ्रो कीवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप एक क्लास बना लो यूजर डिफाइन। ऐसा नहीं है कि हर एक सेपरेट क्लास के लिए आपको टॉप में सेपरेट बनाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस क्लास को इनहेरिट तो करा ही नहीं है, ग्लोबली डायरेक्ट कॉल कर रहा हूं। क्लियर है यहां तक? क्लियर?
कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ। अगर इसके अंदर मान लो वैल्यू डाल दी हमने 11, तो देखो एक्सेप्शन नहीं आएगा हमारे। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। चले आगे, या कुछ पूछना है? यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास बन जाएगी 100 में से 2% है इस क्लास को क्रिएट करने के लिए। क्लियर? अदरवाइज सारा काम मेरा एक्सेप्शन क्लास से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है किसी को तो बताइए, तो चले आगे, बोलो। हो जाएगा? सर ट्राई कैच ब्लॉक को हम मेथड में ही बना सकते हैं। एक क्लास में मेथड में कोई लिमिट नहीं है। जहाँ ट्राई ट्राई कैच फाइनल लगाने की कोई लिमिट नहीं है, बस ये याद रखना, ट्राई लगाया है तो कैच या फाइनल दोनों में से कोई एक चलेगा। ट्राई के साथ मल्टीपल कैच कॉल कर सकते हो। ठीक है, सिंगल ट्राई सिंगल फाइनली। क्लियर? कॉलिंग कितने भी मेथड में करो, यानी कि माइंड सेट कर लो कि अगर कंसोल डॉट राइट लाइन भी लिखा है तो वो भी ट्राई कैच के अंदर ही होना चाहिए। यानी कि अगर हमने यहाँ पे लिखा है तो मेरा ये कॉन्सेप्ट भी ट्राई कैच के अंदर होना चाहिए। कि जरूरी नहीं है कि मेन एंट्री पॉइंट से एरर आए, हो सकता है कि यहाँ से एरर आ जाए मेरे पास, तो बिना ट्राई कैच के आपका प्रोग्राम क्रिएट नहीं होगा। मेरे यहाँ तक? अब जैसे हमने इसमें दे दिया कि यूजर कुछ भी काम करे, तो मैंने यहाँ देखो फॉर एग्जांपल डाल दिया, 0 डालता है तो इसको पिक कर दे। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि कुछ भी लिखो, ट्राई कैच होना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। चाहे एक बार लिखो चाहे 50 बार लिखो, वो आपकी मर्जी है। यस। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ऑफलाइन में क्लियर? हाँ बोलो, ऑनलाइन में क्या बोल रहे थे? सर यही पूछ रहा था कि मेन क्लास से ऊपर भी बना सकते हैं नहीं, ट्राई। ट्राई कैच हमेशा किसी ना किसी कंटेनर के अंदर रहेगा, यानी कि माइंड सेट कर लेना, लोकल काम करेगा, ग्लोबल काम नहीं करेगा। क्लियर यहां तक? क्लियर? चलें यस सर। आगे, या कुछ पूछना है? चलें आगे, चलो। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रह गया था इसमें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर है यहां तक? अब देखो, एक क्लास के अंदर सेम नेम के अगर हम मल्टीपल मेथड बनाते हैं तो वो होता है मेथड ओवरलोडिंग। एक क्लास में एक ही वेरिएबल को अगर मैं 2 बार ऑपरेटर प्रोवाइड कर दूं या 2 बार वैल्यू प्रोवाइड कर दूं तो वो क्या हो गया? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रियल वर्ल्ड में इतना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज नहीं है, बट इंटरव्यू में जरूर कहता है कि एक प्रोग्राम बनाना। क्लियर? तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो सिंपल पहले अपना प्रोग्राम पूरा डिजाइन कर लो। क्लियर? ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे काम करने के लिए सिर्फ एक कीवर्ड कॉल करना है ऑपरेटर नाम से। क्लियर? अब देखो, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे काम करते वक्त मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका मेथड पैरामीटराइज हो, नॉन पैरामीटराइज हो, स्टैटिक हो, नॉन स्टैटिक हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? किसी भी टाइप के फंडामेंटल के ऊपर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करा सकते हो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। देखो, अब सिंपल क्या करते हैं, हम 2 नंबर ऐड करते हैं पैरामीटराइज मेथड को लेके। सिंपल, चाहे उसमें आप स्टैटिक मेथड रखना चाहे नॉन स्टैटिक रखना, रिक्वायरमेंट हमारी है। क्लियर? लोकल ग्लोबल का भी कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो तो वो भी आप इसमें ले सकते हो दिस कीवर्ड के साथ। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब हमने क्या किया, सिंपल सबसे पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। देखो, पब्लिक प्रोग्राम, क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया, एक सिंपल एक मेथड बनाया। अगर ए और बी की वैल्यू मैं यहां से डिस्प्ले करना चाहता हूं, क्या पॉसिबल है? बोलो, अगर मैं ए और बी की वैल्यू डिस्प्ले करना
चाहता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं? हम्म? तो हाँ या तो ना, है पॉसिबल? भाई ए और बी में फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वैल्यू पास करता हूं, क्लियर, उस वैल्यू का आउटपुट फॉर एग्जांपल मैं डिस्प्ले मेथड में कॉल करना चाहता हूं, पॉसिबल है या नहीं? इसके अंदर ऑपरेटर का अभी कोई लेना देना नहीं है, क्लियर, पॉसिबल है? यस क्या सर। क्या करना पड़ेगा? दिस कीवर्ड। बना तो एक और मेथड, क्या करोगे बना के? भाई सिंपल दो तरीके हैं, या तो ग्लोबल डिक्लेरेशन दो वेरिएबल की, अगर ग्लोबल वेरिएबल सेम नेम का है तो दिस कीवर्ड एलोकेट करा जाए, क्लियर है यहां तक? तभी पॉसिबल है, थर्ड मेथड के अंदर इसके फंडामेंटल को मैं कॉल कर सकता हूं। तो जैसे मान लो हमने लिया एक इंट ए और एक वाई, क्लियर। अब ए तो मेरा लोकल वेरिएबल भी ग्लोबल भी है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? दिस कीवर्ड, इसको लिखेंगे। अब वो डिफरेंट है तो दिस देखो ऑटोमेटिक डिसेबल हो गया, फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गए, कॉल करा ए कोमा वाई, मेन एंट्री पॉइंट में गया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया पहले तो यहाँ पे दिया हमने रन, उसके बाद आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? ये बताओ, ज्यादा क्लियर? अब देखो, अब इतना काम करने के बाद अगर मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट और बनाता हूं और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड करूं या कोई सिंबल प्रोवाइड करूं, तभी क्या होगी? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्लियर यहां तक? तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे काम करने के लिए मेरे पास एक ऐसे टाइप का मेथड या ऐसे टाइप का कंस्ट्रक्टर हो कि जैसे ही मैं यहां से इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करूं ऑटोमेटिक कॉल हो जाए, ऐसा कुछ। यानी कि मुझे इस टाइप का मेथड चाहिए या इस टाइप की क्लास चाहिए, ठीक है, या इस टाइप का कंस्ट्रक्टर चाहिए कि जैसे ही मैं यहां से वैल्यू प्रोवाइड करूं, पैरामीटराइज है, तो ऑटोमेटिक कॉल अपने आप हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? लगा देंगे। क्या लगा स्टैटिक मैथ, स्टैटिक मेथड। दें? स्टैटिक मेथड अगर मैं लगाता हूं तो मुझे मेन एंट्री पॉइंट के अंदर स्टैटिक मेथड का नाम लिखना मैंडेटरी है। होगा। यस। मुझे क्या चाहिए? मैं पब्लिक प्रोग्राम के अंदर वैल्यू डालूंगा, जैसे ही इसमें वैल्यू डालूं वो फंक्शन अपने आप कॉल हो जाए, बनेगा तो स्टैटिक ही। यस। अब वो कॉन्सेप्ट मेरा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है हमारे पास, क्लियर है यहाँ तक? यस। बट ओवरलोडिंग करने के लिए मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए, स्टैटिक तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, बट ये फंक्शन क्या है? ऑटोमेटिक रन अपने आप हो जाए, क्लियर। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे गए, सबसे पहले तो जैसे आप लोग बोल रहे हो स्टैटिक, मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कॉल हो, क्लियर यहाँ तक? स्टैटिक कीवर्ड लगाने के बाद सबसे पहले डालो उसके अंदर अपना, जैसे ही क्लास रन हो वैल्यू प्रोवाइड करे अपने आप एग्जीक्यूट हो, अगर पैरामीटराइज नहीं है तो ये अपने आप रन हो जाएगा, अगर पैरामीटराइज है तो वेट करेगा मेरा कि जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्लियर। बट हमने ये पढ़ा था कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर स्टैटिक टाइप का अगर मैं बनाता हूं तो उसके अंदर मैं वैल्यू पास नहीं कर सकता हूं, क्लियर है यहां तक? तो किस तरीके से वैल्यू पास होगी वो देखो आप, इतना क्लियर है यहां तक? कह रहा है आप किसके लिए काम कर रहे हो? प्रोग्राम क्लास के लिए। प्रोग्राम क्लास में क्या कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो? मैं करने जा रहा हूं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो यहाँ पे कीवर्ड डालो
ऑपरेटर। क्लियर है यहाँ तक? कितना क्लियर? कह रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए आप कौन से सिंबल पे ऑपरेटिंग करने जा रहे हो? प्लस पे, माइनस पे, प्लस प्लस पे, माइनस माइनस पे। भाई कोई ना कोई तो ऑपरेटर मुझे आप बताओगे जिसके Yes. बेस पे ऑपरेटिंग हम करने जा रहे हैं। तो हमने क्या दे दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल माइंड सेट कर लेना कि अगर मैं यहाँ से वैल्यू पास कर रहा हूँ 10 और 20, ऑपरेटर कौन सा है? माइनस। तो आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए भाई? प्लस माइनस माइनस। Minus. क्लियर है यहाँ तक? Yes. चलिए आगे, इतना क्लियर? तो कह रहा है अगर इस ऑपरेटर को कॉल करना है भाई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से, मैं इसको तो हिट नहीं मार सकता ना। तो हमने क्या किया, इसमें एक पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का। यहाँ तक इतना क्लियर? अब ये है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ऑटोमेटिक रन होगा। कह रहा है ऑटोमेटिक रन अगर होता है तो क्या कर, एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर हमारे पास। अब क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाता हूं तो क्या कह रहा है, आपके प्रोग्राम में शायद किस टाइप का फंक्शन बना हुआ है? पैरामीटर्स टाइप का। क्लियर? और मैं तो पैरामीटराइज टाइप का नहीं हूं, तो मुझे रन करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर यहां तक? अब क्या करें, एक वैल्यू यहां से जा रही है, जो भी वैल्यू मेरे पास यहां से स्टोर हो रही है वो क्या करे, मेरे वेरिएबल के इक्वल होना स्टार्ट हो जाए। समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? भाई कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा, जो भी वैल्यू इसमें जाके स्टोर हो जाए। अगर वैल्यू स्टोर होती है तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या करे, इसको माइनस का ऑपरेटर अप्लाई करे। क्लियर है यहां तक? और अप्लाई करने के लिए रिटर्न टाइप दो। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है? बोलो, यहां तक कुछ पूछना है? अब इतना काम हो जाने के बाद ये एरर क्यों दे रहा है? भाई पहले हमने पढ़ा था कि अगर आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो आपको पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये फंडामेंटल क्या है? प्राइवेट। बट कह रहा है अगर आपने उसके अंदर क्या कॉल कर दिया है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तो मैं प्राइवेट नहीं बना सकता ना। तो कह रहा है उसको परमिशन अलाउ करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? पब्लिक। क्योंकि अगर मैंने स्टैटिक को प्राइवेट बना दिया तो ये बेचारा तो कॉल होगा ही नहीं। क्लियर? अब फिर रन करता हूं एक बार, देखो 10-20 ऑपरेट हुआ नहीं हुआ? ब्रेक पॉइंट लगाता हूं, देखो बस इसी पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूं कि अगर ओवरलोडिंग हो रही है ये फंक्शन हिट होना मैंडेटरी है। क्लियर यहां तक? और नीचे लिखा हमने कंसोल डॉट टेन 20 फंक्शन हिट नहीं हुआ, इसका मतलब ओवरलोडिंग नहीं हुई, नॉर्मल ये काम करके दे रहा। कितना क्लियर है यहां तक? अब ओवरलोडिंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको तो कॉल कर दिया। एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूं, देखो अगर मैं ऐसे इसको कॉल करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा मेरे पास? क्या आउटपुट आएगा? अगर ऐसे मैं इसको रन कर दूं तो डिस्प्ले में क्या वैल्यू आएगी? डिफॉल्ट वैल्यू है तो मेरे पास डिफॉल्ट वैल्यू आएगी 0। क्लियर है यहाँ तक? रन करता हूँ प्रोग्राम को एक बार फिर से, कॉल नहीं हुआ। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद अब ओवरलोडिंग क्या कह रहा है, अगर आप एक कंस्ट्रक्टर के एक से ज्यादा मेथड और ऑब्जेक्ट बनाते हो तभी मैं क्या करूंगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करूंगा। तो हमने क्या किया,
प्रोग्राम 1 को यूज करा इक्वल टू, किसके इक्वल कर रहे हैं? प्रोग्राम के, इसका ऑब्जेक्ट है हमारा स्मॉल में 10। क्लियर? अगर ओवरलोडिंग होती है तो कौन सा सिंबल कॉल करे? माइनस। माइनस अगर कॉल होता है तो फिर से दोबारा एक बार मैं लिख के देखता हूं, प्रोग्राम 1 डॉट डिस्प्ले, रन करते हैं एक बार। कॉल हो गया, F10 प्रेस करो, जो भी वैल्यू है उसमें वो कॉल करके आपको देगा। बट वहां पे वैल्यू आने के बाद क्या सिंबल आया? माइनस। ऑपरेटर ओवरलोडिंग माइनस का चल रहा है, बट जो वैल्यू हमने इसको प्रोवाइड करी है वो किस में है? यानी कि आपको यहां पर भी एक देना पड़ेगा। अब रन करो। क्लियर है यहां तक? क्लियर? मिनिमम एक पैरामीटर आप असाइन कर सकते हो, मैक्सिमम पैरामीटर असाइन करने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मिनिमम एक, मैक्सिमम जितने चाहिए कॉल करना स्टार्ट करो। अपना इसे कॉपी कर लो। yes. यहाँ पे क्या कर दो, जो भी ऐड करना चाहते हो तुम्हारे पास, इसी कॉपी कर लो। सी डॉट ए, ये यहाँ तक। प्लस ऑपरेटर लगाना चाहते हो तो आप प्लस ऑपरेटर लगा दो। यहाँ पे प्लस लगाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब वैल्यू पास होगी, इस केस में अगर वैल्यू पास होगी तो यहाँ पे कैसे कॉलिंग होगी? अगर दो पैरामीटर अगर आप पास कर रहे हो, सिंगल में तो कॉलिंग हो रही है हमारे पास, अगर दो पैरामीटर पास कर रहे हो तो कॉलिंग किस तरीके से होगी? या तो मैं यहाँ 0 0 दे दूं, उसके बेस पे काम करेगा, या फिर मैं इसको यहाँ पे कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दूं। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ वैल्यू दे दी 10 10, तो क्या आउटपुट देगा ये? भाई यहाँ पे आ गया 10 और प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30 आ गई। उस केस में आपको यहाँ पे अपना ऑपरेटर कॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे गए, एक और बना दो, 2 कर देते हैं। यही दे दिया हमने, इसके पास गए, इसने क्या दिया? 0 0, और आउटपुट में कॉल कर दिया प्रोग्राम प्लस प्रोग्राम 2। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर है? तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग रियल वर्ल्ड में डेवलपमेंट में यूज नहीं होता, बट इंटरव्यू में यूज होगा ही होगा ही। और एक प्रोग्राम कहेगा किसी भी टाइप का आप ओवरलोडिंग का बना दो, चाहे प्लस प्लस कर दो चाहे माइनस माइनस कर दो, बस ये ध्यान रखना प्लस प्लस हो माइनस हो प्लस हो, जितने पैरामीटर आप पास कर रहे हो उतने ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ओवरलोडिंग पे काम करने के लिए एक पैरामीटर है तो दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, दो पैरामीटर है तीन ऑब्जेक्ट बनेंगे, तीन पैरामीटर है तो चार ऑब्जेक्ट बनेंगे बस। प्लस माइनस डिवाइड जो कॉल करना है कर दो। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे काम करने के लिए ये कीवर्ड होना मैंडेटरी है, ऑपरेटर, वरना ओवरलोडिंग नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे या कुछ पूछना है? बन जाएगा ये? टी कितनी क्लास बनाई है यहाँ पे? हाँ, दो क्लास तुम्हें दिख रही है तो बस, तो ऑब्जेक्ट है वो। हम्म, वो भी ऑब्जेक्ट है। ये तो ओवरलोडिंग करने का फॉर्मूला है इसका बस। अब आप सोच रहे हो कि इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर ना बनाऊं तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगी ही नहीं। मेथड ओवरलोडिंग क्या कहता है कि एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल मेथड आप डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर? तभी ओवरलोडिंग होगी। स्टैटिक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर नॉर्मल कॉल होगा,
और ओवरलोडिंग कॉल करनी है तो 2 बार कॉलिंग करनी पड़ती है। और ये फिक्स है फॉर्मूला, कुछ चेंज ही नहीं करना है इसके अंदर। क्लियर? सिर्फ साइन चेंज करना है खाली बस, और कुछ चेंज नहीं करना। दिस क्लियर? चले आगे। सर एक प्रोग्राम प्रॉपर्टी के साथ बना दीजिए इसका, प्रॉपर्टी अगर आपको देना प्रॉपर्टी यूज करके। प्रॉपर्टी अगर आप देना चाहते हो, यहाँ पे दे दो सिंपल इंट ए, यहाँ से इसको हटा दो। क्लियर? या एक और दे लो, ये लो इंट वाई। क्लियर? ये आपका कॉल हो गया। प्रॉपर्टी और वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं है, डाटा मेरा ये कॉल अपने आप करता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? यस सर। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बट आप प्रॉपर्टी ही डिक्लेयर करो। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। उसके बाद इसमें टॉपिक रह गया था स्ट्रक्चर, नहीं हुआ ना वो? तो स्ट्रक्चर क्या होता है, पढ़ के आए हो? क्या चीज होता है? इनकैप्सुलेशन का पार्ट कहाँ है वो? स्ट्रक्चर पूछा। स्ट्रक्चर बेसिकली कह सकते हो कि एक टाइप की मेरे पास क्लास ही है। स्ट्रक्चर को कहाँ पे यूज करोगे? हम्म? डाटा लेने के लिए। देखो जैसे मानो फॉर एग्जांपल, देखो अब हमारे पास आता है इसमें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए कीवर्ड होता है हमारे पास स्ट्रक्ट। और स्ट्रक्ट किस टाइप का होता है? वैल्यू टाइप। रेफरेंस टाइप तो मेरे पास है नहीं, ये है वैल्यू टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है? और स्ट्रक्चर को आप क्या कर सकते हो? इनहेरिट आप इसको नहीं कर सकते। क्लियर? अब दूसरी चीज, स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेट किस टाइप का होता है? वैल्यू टाइप है, तो जब तक मैं वैल्यू उसको नहीं दूंगा तब तक ये कॉल नहीं होगा। तो ज्यादातर इसमें क्या बनाए जाते हैं? बिल फॉर्मेट हो गए, इनवॉइस हो गई आपके पास, जीएसटी बिल हो गए, एसेट्रा। जिसके अंदर क्या है, हर कंपनी के पास जीएसटी बिल सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? वैल्यू पे। फ्लिपकार्ट, मीशो ऐप, अमेजोन, इनके बिल फॉर्मेट डाउनलोड करो, 2x2 के है। चेंज क्या हो रही है? सिर्फ वैल्यू। स्ट्रक्चर सबका फिक्स है, बट किसी का स्ट्रक्चर आप इनहेरिट नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास होता है स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर को हम क्लास भी बोलते हैं। क्लियर? तो क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यूज। मैंने यहाँ पे लिख के देखा स्ट्रक्चर क्लास इनवॉइस, जैसे क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर अपने आप में ही क्लास है, तो आपको कोई भी क्लास कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर के अंदर आप डिक्लेरेशन किसी भी टाइप की करो, हमें कोई इश्यू नहीं है। स्ट्रक्चर क्लास का आप सेम स्ट्रक्चर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। यानी कि मैं इसके अंदर मेन एंट्री पॉइंट क्रिएट नहीं कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? कितना क्लियर है? इसके अंदर हम मेन एंट्री पॉइंट क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। तो इसका मेन एंट्री पॉइंट हमेशा कहां पे बनेगा? ड्राइव क्लास के अंदर। क्लियर है यहां तक? ऑब्जेक्ट तो बनेगा, बट क्लास को मैं इनहेरिट नहीं कर सकता हूं। जैसे क्लियर? क्योंकि ये किस टाइप की क्लास होती है? फील्ड टाइप की, फिक्स है। जीएसटी बिल ऐसा ही कटेगा तो ऐसा ही कटेगा, सिर्फ चेंज क्या होगी? वैल्यू। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर हमने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं। आईडी, नेम, डेसिमल दे देते हैं, प्राइस। क्लियर है यहाँ तक? तो जो जो एट्रीब्यूट आपको अपने
बिलिंग फॉर्म को डिजाइन करने के लिए चाहिए वो सारे एट्रीब्यूट आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे आप टैली सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो उसमें क्या है, बिल फॉर्मेट बना हुआ रखा है, सिर्फ अपने एट्रीब्यूट बताओ कौन सा एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो इतना काम करने के बाद आप गए मेन एंट्री पॉइंट के अंदर। तो मेन एंट्री पॉइंट में हमने क्या कॉल करा, इनवॉइस। यहाँ पे दिया हमने सिंपल, यूजर से अगर वैल्यू एंटर कराना चाहते हो एंटर द आईडी, डाल देते हैं बिल नंबर, यहाँ दिया ओबीजे। अगर ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाहते हो तो आप उन प्रॉपर्टी को स्टैटिक बना दो तो डायरेक्ट कॉल हो जाएंगी वो क्लास नेम के साथ। यहाँ आ गया बिल नंबर, यहाँ आ गया नेम, और दूसरा आ गया हमारे पास प्राइस। जो भी वैल्यू आप इसको देना चाहते हो वैल्यू देने के बाद जैसा भी आप बिल फॉर्मेट अपना आप क्रिएट करना चाहते हो वैसा बिल फॉर्मेट आप इसमें बना सकते हो। उसके बाद यहाँ दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ डाल देते हैं डेट, डेट टाइम दे दिया हमने इसको यहाँ। दिया कस्टमर नेम प्लस यहाँ दे दिया ओबीजे डॉट नेम डॉट प्राइस। जैसे ये हो गया आउटपुट हम। क्लियर यहाँ तक? रन करते हैं एक बार प्रोग्राम को। बिल नंबर दिस, नेम डाल दिया हमने अरुण, प्राइस डाल दिया इसमें। क्लियर? स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ बिल फॉर्मेट बनाए जाते हैं सारे के सारे, यानी कि जब आप डेवलपमेंट चलाओगे आपने कोई डाटा लेके आए बैकग्राउंड में क्या है ऑटोमेटिक पीडीएफ बनना स्टार्ट हो जाए। एक होता है पीडीएफ फॉर्मेट फॉर एग्जांपल जो सिस्टम जनरेटेड होता है, एक में होता है जैसा डिजाइन हमने बोला है वैसा डिजाइन बना के बन के आए। क्लियर? तो वो जाएगा स्ट्रक्ट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? वो क्या जाएगा, डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहां भी बिल बनाना चाहते हो डिजाइनिंग जहां पे आपकी हो रखी है बस उस डिजाइन फॉर्म में मुझे कॉल कर दो। चाहे आप पहले डाटा को डाटाबेस में स्टोर करो फिर डिस्प्ले करके प्रिंट दे दो कमांड, या डायरेक्ट दे दो रिक्वायरमेंट हमारी है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर मोस्टली सारा काम किस में होगा, बिलिंग के लिए। चाहे डाटा आपको टीएक्सटी फॉर्मेट में स्टोर करना हो, पीडीएफ में करना हो, एक्सेल में देना हो, जहाँ पे मैनुअल बिल का डिजाइन की बात आ जाए वहां पे कॉल होगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है इसमें बताइए। हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, या कुछ पूछना है? सर अदर यूज नहीं होता इसका कहीं? और कहाँ पे यूज करोगे देखो ना, अब पहले चीज इस क्लास को मैं देखो इनहेरिट कर सकता नहीं हूँ, ठीक है। यस। दूसरी चीज ये काम किस पे करता है, वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप। जब तक मैं इसको वैल्यू नहीं दूंगा ये किसी काम का नहीं है। बट मार्केट में काम करो सारे हर जगह मैंडेटरी तो नहीं है कि आपसे बात करी जाए, कहीं ना कहीं तो रेफरेंस भी कॉल करोगे उसमें। यस सर। कुछ डाटा ऐसा होगा जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा,
कह रहा है इसके पास ऐसा कोई फीचर नहीं है। क्लियर। अब वैल्यू टाइप है तो क्या फॉर्मेट देगा, फिक्स टाइप का, ये पहले से सेट है। और ऐसे प्रोग्राम में कहाँ पे होते हैं, इनवॉइस मेन्यू कंपनी का बनाते हो, फिर किसी भी प्रोडक्ट का मेन्यू बना रहे हो तो वो क्या है, डायनामिक, चेंज होता रहेगा। और बिल में क्या होता है, कंपनी का नाम फिक्स, जीएसटी फिक्स, सालों साल तक वही चलता है, सिर्फ चेंज क्या होता है, इंफॉर्मेशन। यस ठीक है। आप आज विजय सेल पे जाओ, 10 साल बाद जाओ, उसका बिल वही मिलेगा, सिर्फ कस्टमर की इंफॉर्मेशन चेंज हो रही चेंज है। होती है। और उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हो या ऑफलाइन उसके स्टोर पे जाते हो तो ग्राफिक जरूर चेंज होके आपको मिलते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। यानी स्ट्रक्चर को मोस्टली आप बिलिंग के लिए तो हम यूज करते ही करते हैं, इसके अलावा जहां आपको लगता है कि ये डाटा फिक्स है इसका, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। पर वो डाटा वैल्यू टाइप होना चाहिए, बस मेन कॉन्सेप्ट ये है। क्योंकि बार बार अगर आप मेरे पास चेंजेस करोगे तो बार बार आपको बिल कैंसिल करना पड़ेगा। अगर रेफरेंस टाइप का होगा तो मुझे बिल कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जो वैल्यू टाइप है, इंफॉर्मेशन दे दी, डाटाबेस में स्टोर हो गई। अब उसमें पैसे कम हो या ज्यादा हो, आइडेंटिटी तो होगी नहीं उसके अंदर, कैंसिल बिल, नया बिल इशू किया जाए। क्लियर है यहाँ तक। तो बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो इसका यस सर। यूज है डेवलपमेंट के अंदर, बैकग्राउंड में। क्लियर है यहाँ तक। जितने भी आपके पास जैसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट हैं, सब स्ट्रक्चर को यूज करते हैं बिलिंग के लिए, क्योंकि बहुत लाइट वेट है। क्लियर है यहाँ तक, हो जाएगा। या कुछ पूछना है बताइए, बोलो, बताओ, कुछ पूछना है तो बताओ। स्ट्रक्चर से इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आते, बट प्रैक्टिकल आता है डेवलपमेंट के अंदर। क्लियर। ठीक है। क्लियर। जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, डेवलपमेंट में यूज नहीं होगा, बट इंटरव्यू में यूज होगा। तो स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इंटरव्यू में, पता होना चाहिए, बट डेवलपमेंट में यूज करना मैंडेटरी है ये। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद, इतना क्लियर है। इसके बाद टॉपिक आएगा इसके अंदर हमारे पास आयु, इनपुट आउटपुट। क्लियर। इसी की मदद से टीएक्सटी फाइल बनाओगे, इसी की मदद से डॉक फाइल क्रिएट होगी, इसी की मदद से एक्सेल में डाटा कन्वर्ट होगा। क्लियर। भैया वेबसाइट पे जाते हो, आपने पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना है, यूज इनपुट आउटपुट। भाई जो भी डाटा आप लेके आए हो एक्सेल में कन्वर्ट हो जाए, यूज इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर है यहाँ तक। तो यही कॉन्सेप्ट है इसको कॉल करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। कुछ पूछना है यहाँ तक, बताओ। हो जाएगा यहाँ तक, स्टार्ट करो इनपुट आउटपुट। सर प्रॉपर्टी और इंडेक्सर में डिफरेंस बता दो। वो आपका स्मार्ट एरे होता है जो आप पूछ रहे हो। क्लियर। तो वो एरे में आएगा टॉपिक। नहीं नहीं, एरे अलग, एरे में नहीं आता वो टॉपिक। आप जो इंडेक्सिंग पूछ रहे हो ना, यस आपके सर। बुक का फ्रंट पेज है। अब उसके अंदर किसी भी टॉपिक पे आपको जाना हो तो सर्च करने की जरूरत तो है नहीं। ए टॉपिक का नाम 1.1 टॉपिक आ गया। क्लियर। ठीक है। तो वो क्या होती है, यस सर। इंडेक्सिंग। बुक का फ्रंट पेज क्या होता है, इंडेक्सिंग। उसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, स्मार्ट एरे। इंडेक्सिंग लगाने से क्या होगी, मेरी सर्चिंग फास्ट हो जाती है डाटा को सर्च करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 2 3 4 दिख रहा है। अब मुझे कोई दिक्कत आ रही है मेरी किसी भी फाइल के अंदर, देखो मैंने F5 प्रेस करा, एरर आ गया। एरर ने क्या शो करा, लाइन नंबर 15। तो ये क्या है, मेरी इंडेक्सिंग स्मार्ट एरे आपके पास। क्लियर है यहाँ तक। एक्स्ट्रा यस कुछ सर। सर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं उसी फाइल पे जंप कर जाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक। तो वो होती है आपकी स्मार्ट एरे। क्लियर। यस सर। इतना क्लियर है, हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे इसके अंदर हम, इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर है यहाँ तक। जिसके अंदर आप टीएक्सटी फॉर्मेट हो गया,
PDF हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, एसेट्रा किसी भी टाइप का फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हो। बट शीशा के अंदर जो इनपुट आउटपुट बनाया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट में सिर्फ TXT फाइल को रीड और राइट कर सकता है। इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट को क्रिएट कर सकता है बट रीड नहीं कर सकता है। क्लियर? तो उसके लिए हमें फ्रेमवर्क कॉल करना पड़ेगा edo.net। क्लियर है यहां तक? बट PDF हो, एक्सेल हो, बनाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट TXT का हमें पता होना चाहिए, उसी के थ्रू सारा काम होगा। क्लियर है यहां तक? तो एक बार इनपुट आउटपुट को रीड कर लेना। दिस क्लियर है यहां तक? कुछ पूछना है तो बताओ। बोलिए। ठीक है, तो एक फाइल में देता हूँ आपको। क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, तो फाइल में करता हूँ आपको शेयर।